क्रेजी कैटलिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम इसमें सारे इंट्रोडक्शन ही करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो सब कुछ। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें क्या आया था कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेन उस एटम में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जब डाल्टन्स की थ्योरी आई थी, है ना, पोस्टुलेट्स किए थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, मैटर की। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, और वो जो एटम है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब हम उस एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उन्होंने यही बोला था। बट बाद में क्या हुआ था, जब हमारे पास डिस्कवरी हुई थी रेडियो एक्टिविटी की, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो एटम है ना, उसको हमने प्रूव कर दिया कि जो एटम के भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि एटम को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और उनको क्या नाम दिया था हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बोला है कि एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है, एटम को भी हम फर्दर तोड़ सकते हैं। एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई। पहले इनकी डिस्कवरीज देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कैसे अरेंज है। हम क्या सिंपल, हम एटम को क्या मान लेते हैं, एटम एक स्फीयर है। ठीक है, हमेशा हम ऐसे ही बनाते हैं एटम को। अब हमारे को तो नहीं पता ना कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं। तो अब न्यूक्लियस भी आएगा, वर्ड आपको तो पता ही है ना। तो न्यूक्लियस कहाँ पे है, वो सारा हम स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसके डिस्कवरीज करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी क्या है, ये किसने की थी, लिख लो, ये की थी आप जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब क्या है, देखो हम कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, है ना, उसका कितना मास होगा, वो एटम में कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। तो हमारे पास क्या है कि फैराडेज ने ना एक कैथोड रे ट्यूब बनाई थी। क्या है, कैथोड रे ट्यूब बनाई थी। उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में बताया था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं वो सब कुछ बताया था। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वो भी किसके यूज किया है, किसको यूज किया है, कैथोड रे ट्यूब को यूज करके। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब कैसी होती है, अब देखो, ये हमने एक ट्यूब बना ली है, यहाँ पे ये क्लोज ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। ठीक है, ये हमारे 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे कैथोड, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, यहां तक समझ आया, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब क्या है कि जो ये है ना, हमने एक ट्यूब ली है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, मतलब यहाँ से कोई एनर्जी और हीट कुछ बाहर पास नहीं होगी, आइसोलेटेड है। हमने क्या किया, अब इस वाली ट्यूब में हमने गैस फिल कर दी। ठीक है, जैसे ही मैंने गैस इसमें फिल की और जब मैं करंट इसमें पास कर लिया, यानी कि जब मैंने बैटरी ऑन कर दी है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से ना, अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से ना कुछ पार्टिकल्स पास होने लगे हैं। यानी कि जो रे थी वो एक स्ट्रीम लाइन बना ली थी उसने, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बना ली थी, और हमने क्या देखा कि यहाँ से पार्टिकल्स एज अ करंट मूव करने लग गए थे, मतलब यहाँ की जो गैस थी वो एज अ कंडक्टर काम कर रही थी। ठीक है, तो जब यहाँ से ऐसे मूव करने लगी तो हमें पता चल गया कि इस गैस में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं। क्या पार्टिकल्स हैं, अब वो देखो, हमने क्या देखा कि जो यहाँ से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, अभी हम डिस्कवरी कर रहे हैं, तो आपको मैं बाद में बताऊंगी इलेक्ट्रॉन्स कैसे बोलते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। और हमारे को क्या है,
अब मैंने इसको चेक करना था कि ये जो रेज जा रही है ना, इसको हम बोलते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों बोल रहे हैं कैथोड रेज? क्योंकि ये कैथोड से स्टार्ट होके एनोड पे एंड हो रही है, ठीक है, तो कैथोड रेज बोलेंगे इसको। अब देखो क्या है, जैसे ही देखो हमने यहाँ पे इस गैस को जब इस ट्यूब में लिया था तो हमने इसको लो प्रेशर में रखा था। जब ये लो प्रेशर पे रखा था तो ये गैस कैसे एज अ कंडक्टर काम करने लग गई थी और यहाँ से रेस पास करने लग गई थी। इस रेस को हमने क्या नाम दे दिया? कैथोड रेस। अब रेस तो पता चल गई है कि यहाँ से जा रही है, इसकी कुछ कंफर्मेशन भी होगी। इस कंफर्मेशन के लिए भी एक टेस्ट हुआ। क्या किया कि यहाँ पे हमने एक एनोड के पीछे ना एक जिंक सल्फाइड की प्लेट रख दी, ठीक है। जिंक सल्फाइड की प्लेट रखने के बाद हमने यहाँ पे जो एनोड है ना उसमें कुछ स्लिट्स बना दिए, बीच में से तोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ से रेज पास कर रही थी तो फिर वो क्या है, जो रेज है वो इस जिंक सल्फाइड कोटिंग प्लेट पे क्या है, स्ट्राइक होने लगी और यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट आए। क्या है? ब्राइट स्पॉट्स। तो जो ये ब्राइट स्पॉट्स आए थे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये रेज हैं, मतलब इन रेज में कुछ पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे आते ही कुछ ना कुछ ब्राइट स्पॉट दे रही है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि कैथोड रेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो थी सिंपल इतनी बात। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की कि कैसे कैसे वो मूव करेगी। कैथोड रे हमेशा मूव करेगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकेंड क्या है, वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही है। तो यानी कि अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही है तो हमें पता चल गया कि जो कैथोड रेज है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। यानी कि जो इसके पार्टिकल्स है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। और इसी नेगेटिवली चार्ज वाले को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब किसी चीज पे स्ट्राइक कर रही है कुछ है तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ही तो होंगे ना। हर एक चीज जो है वो छोटे पार्टिकल से ही बनी है, तो मतलब इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रॉन का। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने क्या किया था, यहाँ मैंने बीच में एक पैडल रख दिया। जब इस पैडल पे ये क्या है, ये रेस यानी कि ये पार्टिकल्स जब स्ट्राइक हो रहे थे तो हमारा पैडल क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव करने लग गया। तो मतलब पता चल गया कि जो ये पार्टिकल्स है इनका कुछ ना कुछ मास और कुछ वॉल्यूम है, तभी तो रोटेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे बीच में ये फैन ये हटा के है ना, रोटेटर हटा के मैंने, अगर मैं इसमें बीच में कोई प्लेट रखती हूँ, कोई मेटल प्लेट, तो जब रेज इस पे स्ट्राइक हो रही थी ना तो यहाँ पे ये जो मेटल प्लेट थी वो गर्म हो गई थी। तो मतलब जो कैथोड रेज है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है, ठीक है। और जो हम कैथोड रेज है उसको हम ऐसे डायरेक्ट आई से नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करना पड़ता है इसको देखने के लिए। आगे समझ। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। किसने किया था, जे थॉमसन ने। किससे किया, बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। और इसको हम हमेशा लो प्रेशर पे रखते हैं, तभी ये जो पार्टिकल्स हैं इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या है, स्पेस ज्यादा मिल जाती है पार्टिकल्स को, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं आगे आगे, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, देखो इलेक्ट्रॉन की ने चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं हम, चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो इसका मास होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जब हम यहाँ से चार्ज टू मास रेशियो इसका निकालते हैं तो हमारे पास आते हैं 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो जो ये है हमारा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है हर कैथोड रे के लिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, कैथोड रे की बात करें, तो ये हर एक गैस के लिए सेम रहती है। मतलब जो हमारी कैथोड रे है वो किसी गैस पे नहीं डिपेंड करती, किसी गैस के नेचर पे नहीं कि हमने कौन सी गैस यहाँ पे ली है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ। कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ई नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। उसका चार्ज और मास याद करो, ठीक है। करें हम नेक्स्ट। अब है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और थर्ड क्या है, न्यूट्रॉन। तो अब क्या है, डिस्कवरी ऑफ, सेम इसके जैसे ही है, जैसे हमने इसके इलेक्ट्रॉन के लिए किया वैसे ही सेम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। अब देखो हमने क्या बोला कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने कर लिया अभी तक, तो मतलब इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है। और हमको ये भी पता है कि जो एक एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जब इसमें नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो मतलब अगर जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होंगे तभी तो मेरा एटम न्यूट्रल होगा। अगर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो मेरे एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो जब मेरे को इसको न्यूट्रल करना है तो वहां पे कुछ ना कुछ मेरे को पॉजिटिव पार्टिकल्स भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके लिए भी हमने सेम ऐसे ही किया था, बट वहां पे क्या है, सेम ऐसे एक एनोड रे ट्यूब बनाते हैं हम। ठीक है, वहां पे पार्टिकल्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो मतलब वो कहाँ से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, रेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम बोलते हैं एनोड रे। ठीक है, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और इनकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन की किसने की है, ई गोल्डस्टीन। समझ आ गया। सेम वैसे ही है, इसकी भी प्रॉपर्टीज वही है। जो एनोड रेज है उसकी प्रॉपर्टी सेम वही है कि हम उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, हमें फ्लोरोसेंट में ही देखना पड़ता है। जो एनोड रेज है वो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है और उसका कुछ ना कुछ चार्ज और मास भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से वही सब आएगा। अगर मैं इसके बीच में, जब ये रेज ऐसे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेट रखा है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखूं तो क्या है, हमें पता है कि जो ये पार्टिकल है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब ये पार्टिकल्स जो है वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो किधर को मूव करने लग जाएंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, कि ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है एटम में, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन क्या है, सिंपल है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, हमारे एटम में एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, यानी कि प्रोटॉन्स भी आ गए। जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, हमारे न्यूट्रल, यानी कि इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के हैं, न्यूट्रल चार्ज के हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ना, बेरिलियम एक प्लेट ली थी, मतलब बेरिलियम की एक थिन शीट ले ली थी, उसको अल्फा पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करवाया था। अल्फा पार्टिकल्स देख लो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स इज हीलियम। नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ये भी सिखाऊंगी आपको सारा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स के साथ उस बेरिलियम प्लेट को स्ट्राइक करवाया था, तो वहां पे जो कुछ पार्टिकल्स निकले थे, उन पार्टिकल्स का जो चार्ज था वो प्रोटॉन से थोड़ा सा कम था। तो मतलब वो प्रोटॉन्स नहीं थे और उनपे कोई भी चार्ज नहीं था, तो मतलब हमने उनको अलग से क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया। और इस पे जो चार्ज है वो होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब हमने बात कर ली एटम्स क्या है, तीन चीजों में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन समझ आ गए, प्रोटॉन्स उनपे चार्ज क्या होता है, उनका चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, ये सब। अब क्या है, अब हमने देखनी है अरेंजमेंट, यानी कि जो हमने बोला है कि एटम में अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो उनकी अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट थी, ये दो बार हमने, जो इस बुक में हमारे को एनसीईआरटी में है, वो हम वहां पे दो मॉडल्स करते हैं। एक हम करते हैं थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, और सेकंड जो हम करते हैं वो हम करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। तो इन दोनों मॉडल से हम उनके बीच में, जो एटम के बीच में अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, उसको निकालते हैं। तो हम पहले देखते हैं थॉमसन मॉडल। देखो थॉमसन मॉडल में क्या था, उन्होंने एक ना ऐसे करके एक स्फेरिकल पुडिंग, बहुत कुछ बोलते हैं इसमें, स्फेरिकल पुडिंग बोलते हैं, वाटरमेलन बोल देते हैं कि हमने वाटरमेलन लिया। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग ली, तो उन्होंने क्या लिया, एक स्फेरिकल, उन्होंने मान लिया कि मेरे पास एक स्फेरिकल पुडिंग है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इस पूरे स्फेयर में, यहाँ इस पूरे स्फेयर में पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो मेरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है वहां, नहीं जो सॉरी स्फेयर है वहां पे सारा कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में नेगेटिवली चार्ज आयंस
डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने सिंपल एक ये बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है कि एक पूरा एटम स्फीयर की तरह होगा, उनके बीच में जो पूरा उसका एरिया है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि वहां पे प्रोटॉन्स होंगे और बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। जैसे कि आप वाटरमेलन का देख लो कि जो पूरा रेड पार्ट है वो क्या है, हमारे प्रोटॉन्स है, और जो बीच में उसके जो सीड्स हैं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बट क्या है कि इनमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, तभी तो हमारा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये किसने बोला था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने, जो थॉमसन ने डिस्कवर किया था, उन्होंने ऐसा बताया था। बट ये मॉडल जो क्या है बाद में क्या हो गया था, ये इसको गलत प्रूव कर दिया था, यानी कि डिसप्रूव कर दिया था, किसने, बाय द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अब ये रदरफोर्ड मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो थॉमसन समझ आ गया, अब रदरफोर्ड देखते हैं। इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो इनका डायग्राम पहले अच्छे से समझना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक लेड ब्लॉक ली, क्या लिया, एक लेड की ब्लॉक ली, उसके बीच में एक रेडियम रखा था, और जो रेडियम है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं। तो इसने भी क्या किया, यहाँ से अल्फा रेडिएशंस एमिट की। हमने उसके बाद क्या, तभी तो हम इसको देखो अल्फा स्कैटरिंग बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अल्फा रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल रखी, गोल्ड फॉइल रख दी। ठीक है, और इसके यहाँ पे पीछे पे हमने जिंक सल्फाइड की जो सर्कुलर प्लेट थी वो रख दी। अब क्या हुआ, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस होने लगे, तो यहाँ पे हमने स्लिट रखी थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एक ही स्ट्रीम में जाए, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होने लगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही ये मेरे पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल पे स्ट्राइक हुए, तो कई ऐसे पार्टिकल्स थे जो बिना कुछ, उनको मतलब कोई कुछ फील नहीं हुआ, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग वो डायरेक्ट सीधे चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्राइट स्पॉट्स हमारे को दिखाई दिए थे। ठीक है, और क्या थे, अच्छा कई ऐसे पार्टिकल्स थे, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे जो सीधे चले गए। ठीक है, थोड़े ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम, मतलब कि अगर 20,000 पार्टिकल्स थे तो उसमें से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल होगा जो रीबाउंड बैक हुआ, यानी कि वापस, जैसे कि वो मेटल के साथ टकराया और वो फिर से क्या है, उसी लाइन पे, यानी कि उसी लाइन पे वापिस आ गया। ठीक है, ये चीजें क्या थी, ये हमने सब कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, कई ऐसी रेज थी जो क्या है, सीधे चलेगी बिल्कुल, कई ऐसी रेज है जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, और कई जो क्या है, रिबाउंस बैक हो गई। ठीक है, अब इनके कंफ्यूजन क्या था, यहाँ से हमें पता क्या चला, देखो जो कई ऐसी लाइंस थी जो सीधी चली गई, यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे इस मेटल में, यानी कि इस एटम में देखो छोटे छोटे क्या है, एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अगर एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल मतलब वो छोटे छोटे गोल्ड एटम से ही तो बनी होगी, तो मतलब कि यहाँ पे अगर बहुत सारी जो रेज है वो सीधी चले गई, मतलब कि हमारे एटम में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, तभी तो उसको कुछ फील नहीं हुआ ना, तो मतलब कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस वहां पे प्रेजेंट थी। उसके बाद क्या है कि जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी, वहां से हमें क्या पता चला है कि वहां पे जो कोई भी, अब देखो यहाँ पे जो अल्फा रेज है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो अल्फा रेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, तो मतलब अगर वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो अगर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे क्या होती है, रिपल्शंस होती है, तो मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बट वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे एरिया, यानी कि कंसंट्रेटेड एरिया में, तभी तो वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल एरिया। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास ये है। अब थर्ड हमारे पास कैसे पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल ही रिबाउंस बैक हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही वापस आ गए थे, तो यहाँ से क्या पता चला कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। ठीक है, क्योंकि देखो
अब यहाँ पे अगर ये पार्टिकल बिल्कुल ही वापस आया तो मतलब अगर ये मेरा यहाँ पे मान लो ये एटम है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो डायरेक्ट वो जो पार्टिकल था वो इसके साथ ही टकराया होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ही टकराया होगा और तभी वापस आ गया, क्योंकि दोनों में क्या हो गया, रिपल्शंस हुए। तो मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल जहाँ पे स्ट्राइक हुआ वो है तो बहुत ही कम एरिया में है, बट वो बहुत ज्यादा डेंस है। तो जो ये पार्टिकल को जो है जिसको हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको हमने बाद में क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ से इस रदरफोर्ड मॉडल से ही है, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो यानी कि क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, क्योंकि अल्फा और अल्फा पार्टिकल्स और वो दोनों क्या होते हैं, रिपेल हुए। तो मतलब अगर पॉजिटिव ये है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। समझ आ गया? ठीक है, यही है। देखो रदरफोर्ड मॉडल, इतना और कुछ नहीं है। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है या ड्रॉबैक बोलो रदरफोर्ड मॉडल का। देखो इस रदरफोर्ड मॉडल के बाद एक क्या है था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिस्कवरी हुई थी, यानी कि जो मैक्सवेल हैं साइंटिस्ट, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिस्कवरी की थी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट का मतलब जब वो रोटेट होगा या किसी मोशन में होगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा रेडिएट करता है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरा ये न्यूक्लियस है और जो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे साइड में, तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है, इसके साइड में क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। और हमने क्या बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, इसका जो सर्कुलर पाथ है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे ही जाके गिर जाएगा। तो मतलब यहाँ से ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या है कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उसने प्रूफ नहीं किया। ठीक है, तो बस यही एक लिमिटेशन थी इसकी। तो मतलब उन्होंने क्या बता दिया था, सिर्फ रदरफोर्ड ने इतना बता दिया था कि बीच में न्यूक्लियस होगा और साइड में उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, प्रोटॉन्स कहाँ पे होंगे, वो किसने दी थी, बोहर मॉडल ने। तो जब ये हो जाएगा इसके बाद फिर हम बोहर मॉडल करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आती है एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर। फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है, अगर आपके पास कोई भी मैं आपको एलिमेंट देती हूँ, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो सोडियम का लेती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11। ठीक है, अब मास नंबर देखो क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बस ये दो फॉर्मूले हैं, ये याद कर लेना। आप इजिली किसी में भी बता सकते हो, किसी भी एटम में बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आज की इंट्रोडक्शन ये बहुत है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं बोहर मॉडल आएगा, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के भी बारे में पढ़ेंगे। तो इतना ही रिवाइज करना। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।